हेलो दोस्तों, यंग इंडिया चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एनपीएस का टियर 1 अकाउंट, जिसमें बेसिकली 50,000 रुपये की 80CCD के तहत एडिशनल टैक्स छूट मिलती है, उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 80CCD के तहत एनपीएस का टियर 1 एकमात्र ऐसा एक्सक्लूसिव इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत 50,000 की एडिशनल टैक्स छूट मिलती है। इसलिए बहुत सारे लोग जो है इसमें निवेश करते हैं। कई लोग निवेश करना चाहते हैं लेकिन उनको इसके कुछ फीचर्स पसंद नहीं है और बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। मैं खुद इस इंस्ट्रूमेंट में पिछले 3-4 साल से निवेश कर रहा हूं और इसके बारे में मैंने जो पढ़ा है, जो समझा है, जो रिसर्च किया है, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप लोगों को भी अपना रिसर्च करना चाहिए और आपको अगर पसंद आता है तो इस इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने के बारे में आप सोच सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये एनपीएस टियर 1 है क्या। देखिए, एनपीएस का मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। इसके अंदर दो तरह के अकाउंट होते हैं, टियर 1 अकाउंट होता है, एक टियर 2 अकाउंट होता है। टियर 2 अकाउंट बेसिकली ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की तरह होता है, जिसमें आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह कभी भी पैसा डाल सकते हो और कभी भी निकाल सकते हो। जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह वो अप्लाई होते हैं। टियर 1 अकाउंट बेसिकली एक रिटायरमेंट पर्पज़ के लिए बनाया हुआ फंड है, जिसके अंदर आप अपना कितना भी पैसा डाल सकते हो और इसके अंदर 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट मिलती है। 80CCD के तहत एडिशनल 50,000 रुपये की छूट मिलती है। चाहे से आप कितना भी डाल सकते हो, लेकिन ये बेसिकली रिटायरमेंट के लिए होता है ना। जब आप 60 साल के हो जाओगे तब आपको वो पैसा जो भी आपका अकुमुलेट होता है उसका 60% आपको मिल जाता है। 40% जो पैसा होता है वो एक फंड में डाल दिया जाता है, एन्युइटी प्लान में डाल दिया जाता है। उसके ऊपर जो भी उस समय एन्युइटी रेट चल रही होती है, 40% जो बचा हुआ है उसके ऊपर 5% या 6% जो भी रेट चल रही है उस समय वो आपको मिलता है। और जब आप जो सब्सक्राइबर है उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो 40% पैसा है वो नॉमिनी को मिल जाता है। और अगर मान लो 60 साल होने से पहले ही अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस समय तक जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो नॉमिनी को मिल जाता है। तो ये एक तरीके की ये स्कीम है एनपीएस टियर 1। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो 80C के तहत टैक्स छूट होती है 1.5 लाख रुपए की, तो 80C में तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ईपीएफ है, फिक्स डिपॉजिट है, ईएलएसएस है। तो यहाँ पर तो क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो लोग एनपीएस के बारे में उतना नहीं सोचते हैं। लेकिन 80CCD के तहत एनपीएस ही एकमात्र ऐसा इकलौता इंस्ट्रूमेंट है जहां पर 50,000 की टैक्स छूट मिलती है। तो बहुत सारे लोग स्पेशली जो 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं वो सोचते हैं क्यों ना इसमें 80CCD के तहत 50,000 का निवेश एनपीएस टियर 1 में कर दिया जाए और 15,000 रुपये की, एक तरीके से अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हैं तो 15,000 रुपये की टैक्स छूट मिल जाएगी और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। लेकिन इसके कई फीचर्स जो होते हैं दोस्तों वो लोगों को पसंद नहीं आते हैं 30% की टैक्स छूट के बावजूद भी। वो कौन कौन से फीचर्स है, जैसे इसके अंदर जो पैसा मिलेगा आप जो इकट्ठा कर रहे हो वो आपको 60 साल की उम्र में ही मिलेगा। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो 60% पैसा है वो आपको मिल जाएगा लमसम, और 40% वो रख लेते हैं, एन्युइटी प्लान में डाल देते हैं। और उस एन्युइटी प्लान में भी क्या होता है, जो एन्युइटी रेट 5% या 6% की उस समय चल रही होती है उसके हिसाब से पैसा मिलता है। तो लोगों को लगता है कि एक तो मेरा पैसा रोक लिया, एक 60 साल तक रोक लिया, और 60 साल पे भी जब देते हैं तो 40% रख लिया और उस रखे हुए पे भी 5-6% मेरे को दे रहे हैं, तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा अट्रैक्टिव कम लगने लगता है। लेकिन इसी को थोड़ा सा समझते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि जब भी हमको निवेश करते हैं तो अगर आप किसी फाइनेंशियल प्लानर से डिस्कस करोगे, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर से, तो वो आपको यही समझाएगा कि कभी भी जो निवेश करते हैं वो केवल टैक्स सेविंग के पर्पज से नहीं देखते हैं। हम जिस प्रोडक्ट में निवेश कर रहे हैं उसमें एक गोल के लिए निवेश करते हैं, है ना, एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निवेश करते हैं। तो जो एनपीएस का टियर 1 है बेसिकली ये एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट है ना। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो हम निवेश कर रहे हैं वो हमारे रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, ताकि हम जब 60 साल या उससे ऊपर के हो जाए तो हमारे पास एक पेंशन आती रहे। क्योंकि
और इसीलिए इस पे 30% की या जो भी 20% जो भी आपका टैक्स ब्रैकेट है उसके हिसाब से टैक्स छूट दी हुई है। क्योंकि अभी क्या होता है, हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन नहीं मिलती है, तो सरकार को अपने फंड में से, अपने जो भी पैसा इकट्ठा होता है टैक्स या नॉन टैक्सेस से, उसमें से हर साल जो बुजुर्ग लोगों को पेंशन देनी पड़ती है। तो सरकार क्या चाहती है अभी से कि हमारे जो अभी यंग लोग हैं वो पेंशन फंड में पैसा डाले और उनको वो जो खुद पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उसी से पेंशन मिल जाए, तो आगे जाके सरकार पे, देश पे जो है ना वो लोड नहीं पड़ेगा, बर्डन नहीं पड़ेगा। तो सरकार का जो है ध्यान इस तरफ है, इसीलिए वो टैक्स छूट अलग से मिल रही है। अब इस प्रोडक्ट को समझते हैं ताकि ये जो कुछ फीचर्स हैं जो हमें अभी अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं उनके पीछे के भी कारणों को हम समझ सके, और शायद अगर इस प्रोडक्ट को हम एज ए होल समझ पाएँ तो वो फीचर्स जो हमें कम पसंद आ रहे हैं वो भी हमें सही लगने लगे। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि ये जो NPS Tier 1 है ये एक लो कॉस्ट जो है प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप मार्केट के अंदर जो म्यूचुअल फंड, एक्टिव म्यूचुअल फंड है, उनके एक्सपेंस रेशियो देखोगे, डायरेक्ट के अगर आप देखोगे तो लगभग 0.5 से 1% तक होते हैं, और इनडायरेक्ट अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से करते हैं तो 2% तक चले जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा होता है। NPS जो है ये बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट है, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, 0.17% के आसपास अभी जो है इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो ओवर द लॉन्गर रन अगर आप देखते हैं, अगर आपकी उम्र आज 30 साल है और आप 60 साल तक का जब इसमें ड्यूरेशन देखते हैं, तो 30 साल के ड्यूरेशन के दौरान जब आप निवेश करते हैं और वो अगर लो एक्सपेंस रेशियो पे आपका मेंटेन होता है तो लंबे समय में आपका मुनाफा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दूसरा दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो है केवल आपका इक्विटी में पैसा नहीं डालता है, ये आपके एसेट एलोकेशन के रूल्स को फॉलो करता है। इसमें जैसे मैक्सिमम 75% इक्विटी में जाता है, 25% मिनिमम जो है वो डेट फंड्स में जाता है, जिसमें जैसे डेट फंड्स में भी गवर्नमेंट के डेट फंड्स होंगे और कॉर्पोरेट डेट फंड्स होंगे, तो 75% मैक्सिमम इक्विटी में जाता है। और इसके अंदर जैसे जैसे जो सब्सक्राइबर है उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो उसके हिसाब से उसका इक्विटी में अलोकेशन जो है रिड्यूस होता जाता है। तो एक तरीके से बेहतर तरीके से मैनेज प्रोडक्ट है ताकि रिस्क जो है रिड्यूस हो सके। एक चीज़ और है, रिस्क को कम करने के लिए इसमें रेगुलेशन लगाई हुई है कि जो अलग अलग जो फंड मैनेजर इसके तहत फंड मैनेज करते हैं उन पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप मार्केट के अंदर जो टॉप 200 कंपनियां हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, जो अच्छी क्वालिटी की कंपनियां हैं, उन्हीं में पैसा निवेश कर सकते हो। तो हालांकि इक्विटी में जो पैसा डालते हैं उसकी वजह से जो रिस्क बनती है वो है, लेकिन रेगुलेशन ये लगाए हुए हैं कि एक तो आप एसेट एलोकेशन के नॉर्म्स फॉलो करो और दूसरे अच्छी कंपनियों में ही पैसा डालो। और तीसरा, इसमें सब्सक्राइबर पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आपका पैसा अगर आप डालते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। तो ये जो शॉर्ट टर्म में जो उठापटक मार्केट में होती है उससे भी आप इंपैक्ट नहीं होगे। ये इसके बहुत ही अच्छे फीचर्स है। इसके अलावा दोस्तों जो फीचर्स जो हमें पसंद नहीं आ रहे हैं कि भाई हमारा पैसा 30 साल के लिए, अगर आज को 30 साल की उम्र है और 60 साल पे उसको पैसा मिलेगा कि 30 साल के लिए मेरा पैसा लॉक हो गया, तो भाई हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो फंड है ये बेसिकली बनाया गया ही रिटायरमेंट के लिए है। ये बनाया इसलिए गया है कि आप जब बूढ़े हो जाएंगे, जब आप रिटायर हो जाएंगे तब आपको पेंशन मिले, है ना। अभी बहुत सारे लोगों को पेंशन ना होने की वजह से प्रॉब्लम होती है ना। तो अब मुद्दा ये है कि अगर मान लो कि आपका पैसा आपको पहले मिल जाए, 45 की उम्र में मिल गया, 40 की उम्र में मिल गया, आपके पास पूरा कंट्रोल है, तो ये बहुत बार देखा गया है कि इंसान जो है उसे पहले ही कंज्यूम कर लेता है किसी और पर्पज के लिए, और बाद में जब असली में रिटायरमेंट वगैरह के समय जब हमें पेंशन की जरूरत होती है, किसी इनकम की जरूरत होती है, तो हमारे पास पैसा बचता ही नहीं है। तो जानबूझ के इस प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाया गया है और इसीलिए हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इसमें ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं वो आपको केवल रिटायरमेंट के लिए मिलेगा। दूसरा, रिटायरमेंट पे भी जो पैसा मिलता है वो 60% तो आपको लमसम मिल जाएगा, 40% पैसा वो रख लेते हैं और किसी एन्युइटी प्लान में डाल देते हैं और उसमें जो भी 5% 6% जो भी रेट होगी उसके हिसाब से पैसा मिलता है। लोगों को इस पे भी जो है थोड़ा सा ही फीचर पसंद नहीं आता। तो चलो 60% तो मिल गया। अब मान लो कि जो 40% पैसा भी आपको मिल जाता और उस समय जब एक इंसान 60 साल का है उसे अपने लिए उस पैसे से कोई वो एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सके, अगर वो खुद से निवेश करता तो खुद भी अगर वो निवेश करेगा तो वो स्टॉक मार्केट में तो निवेश नहीं करेगा, वो किसी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में, एफडी में या और कोई जो भी पोस्ट ऑफिस के इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें निवेश करेगा। तो वो खुद से भी निवेश करेगा अगर दोस्तों, तो उसे वो 5-6% का ही रिटर्न मिलने वाला है ना। तो इस कमी को जो हम सोच रहे हैं इतना ज़्यादा कि 5-6% रिटर्न मिलता है, वो 40% पैसा मेरा लॉक हो गया, तो वो अगर हम ढंग से सोचें कि अगर वो पैसा हमारे पास आ जाएगा तो हम भी वही करने वाले हैं।
और एक और चीज़ दोस्तों ये है कि अगर किसी को लगता है कि भाई अभी मान लो 60 साल का हो गया हूँ और 60% पैसा मेरे को लमसम मिल रहा है, 40% जो है एन्युइटी के लिए जो है रोक लिया गया है फंड ने, तो अगर उनको लगता है कि मान लो मैं 80 साल तक जीऊँगा, अब 20 साल तक जो है मेरा 40% पैसा अटका हुआ है ना, और उस पर भी मेरे को 5% या 6% मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए इन्होंने क्या है एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप 65 साल तक, 70 साल तक, इवन 75 साल तक एनपीएस रिटायरमेंट फंड जो है उसके अंदर कंटिन्यू बने रह सकते हैं, है ना, कि आप उस स्कीम को कंटिन्यू रख सकते हैं और जो एनपीएस के एनुअल रिटर्न है वो आप कंटिन्यू रहेंगे, है ना। और जब 75 साल के हो जाएंगे या 70 साल के हो जाएंगे, 65 साल के हो जाएंगे, जो भी एज आप चूज करते हो, तब आपको वो एनुइटी और लमसम वाला फंडा लागू होगा। अगर आप 75 साल तक चूज करते हैं तो आपका जो रिटर्न मिलता है, जो भी एनुअल मान लो 12%, 13% जो भी मिल रहा है वो चालू रहेगा। और जब आप 75 साल के हो जाएंगे तब आपको 60% अपना मिल जाएगा, 40% एन्युइटी प्लान में चला जाएगा। अब मान लो फिर 75 के बाद आप 80 तक रहते हैं तो 5 साल तक के लिए ही वो एन्युइटी का जो पैसा है एन्युइटी प्लान में रहेगा, और बाद में 5 साल के बाद में आपका जो भी नॉमिनी होगा उसको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर इस प्रोडक्ट को हम इसके पर्पज के हिसाब से समझेंगे कि ये बेसिकली रिटायरमेंट के पर्पज के हिसाब से बनाया हुआ है, ताकि एक उम्र के बाद जब इंसान कमाना बंद कर देता है और उसके पास और कोई इनकम का सोर्स नहीं रहता है तो उसके पास एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम बनी रहे, उस पर्पज से अगर हम सोचेंगे तो इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप भी इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये प्रोडक्ट अभी तक आपने निवेश नहीं किया है तो आपको पसंद आएगा। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि ये प्रोडक्ट जो है ज़्यादा मार्केटिंग नहीं हुई है इसकी, है ना, इसीलिए इसकी लो कॉस्ट भी है, और ज़्यादा मार्केटिंग नहीं हुई है तो लोग इसके जो अच्छे अच्छे फीचर्स है उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है। बाकी प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे, यूलिप है या म्यूचुअल फंड है, उनके रोज टीवी पे इतने एडवर्टाइजमेंट आते हैं, इसीलिए उनकी कॉस्ट ज़्यादा भी है। तो इस तरह के प्रोडक्ट जो है जिनकी मार्केटिंग ज़्यादा नहीं है लेकिन वो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमें खुद से समझना चाहिए, और अगर हमें पसंद आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें उसमें निवेश करना स्टार्ट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई पॉइंट हमने कवर नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे बताएं, और कोई ऐसी चीज़ जो आपको पहले पता नहीं थी और इस वीडियो के माध्यम से पता लगी है तो प्लीज़ वो भी बताएं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।